नमस्कार दोस्तों। पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है नालायक बेटा। रोते हुए मुन्ने को सुलाने की कोशिश करती हुई कौशल्या का ध्यान बार बार दरवाजे की ओर जा रहा था, क्योंकि रात के 10 बज चुके थे और उसका पति रमेश 8 बजे आने की कहकर अभी तक घर नहीं लौटा था। कौशल्या का पति रमेश रिक्शा चलाता था। कौशल्या को बार बार इसलिए चिंता हो रही थी क्योंकि रमेश को शराब पीने की भी आदत थी। इसलिए कौशल्या की चिंता करना जायज़ था। आशंकाओं के बादल उसके मन में घिरने लगे थे। कुछ ही देर बाद मुन्ने को सुलाकर कौशल्या दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई और अपने पति का इंतजार करने लगी। कौशल्या के पिता ने जब कौशल्या की शादी रमेश जी से की थी, तब रमेश को शराब पीने की आदत नहीं थी। रमेश अपने कस्बे का सबसे समझदार व्यक्ति था। कस्बे के लोगों को जब भी रिक्शे की ज़रूरत पड़ती, वे रमेश के पास ही आते थे। लेकिन धीरे धीरे रमेश की दोस्ती कुछ शराबी लोगों से हो गई और वह भी इस बुरी संगत में पड़ गया। अब धीरे धीरे उसका रिक्शा भी कम चलने लगा था, क्योंकि शराबी व्यक्ति की रिक्शा में बैठकर कोई भी व्यक्ति अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता था। पहले कस्बे के जो लोग कोई भी काम पड़ने पर सबसे पहले रमेश को पुकारते थे, अब वही लोग रमेश से बात करने से भी कतराने लगे और सभी रमेश को शराबी रिक्शे वाला पुकारने लगे थे। कौशल्या को आज भी वह दिन अच्छी तरह से याद है, जब उसके पिता नाना बनने की खुशखबरी सुनकर आखिरी बार बेटी दामाद से मिलने आए थे। तब रमेश घर पर ही था। घर पर आते ही पिता बोले, जब से नाना बनने की बात पता चली है तो सोचा एक बार कौशल्या से मिल आऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह आपका ही तो घर है पिताजी, रमेश मुस्कुराते हुए बोला। और अब आपकी तबीयत कैसी है पिताजी? कौशल्या पिता को पानी का गिलास देते हुए बोली। हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा। सुनो रमेश, मेरी एक आखिरी विनती मानोगे? पिताजी रमेश की तरफ देखते हुए बोले। हाँ हाँ, बोलिए पिताजी। बेटा, ईश्वर की कृपा से अब तुम 2 से 3 होने वाले हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम शराब पीना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पिता की बात सुनकर रमेश बोला, जी पिताजी, मैं कोशिश करूँगा। कुछ देर अपनी बेटी के हालचाल पूछने के बाद पिता बोले, अच्छा अब मैं चलता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने के लिए शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। पिताजी के साथ बाहर जाते हुए रमेश बोला, रिक्शा चालक रमेश का घर यही है क्या? यह वाक्य सुनकर कौशल्या अपने अतीत से बाहर आई तो देखा दरवाजे के बाहर एक कांस्टेबल खड़ा था। जी यही है, और मैं उनकी पत्नी हूँ कौशल्या। किसी अनजान शंका से घबराते हुए कौशल्या बोली, आपके पति शराब पीकर रिक्शा चला रहे थे तो एक गाड़ी से उनका रिक्शा टकरा गया और वह अपना कंट्रोल खो बैठे, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो। उनकी लाश थाने में रखी है, सुबह आकर ले जाना। कांस्टेबल इतना कहकर वहां से चला गया। यह शब्द सुनते ही कौशल्या की तो जैसे दुनिया ही लुट गई। इस घटना के बाद कौशल्या की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देने के लिए कौशल्या ने अपने आप को मजबूत कर लिया था। अब वह बड़े घर के लोगों के यहाँ झाड़ू पोंछा बर्तन करना और साथ में सिलाई बुनाई करना, दूसरों के घर पर काम करने जाती थी तो मुन्ना भी साथ में ही रहता था। धीरे धीरे समय अपनी गति से चलता रहा और मुन्ने की परवरिश भी बहुत अच्छे ढंग से होने लगी। 25 वर्ष बाद कौशल्या की मेहनत रंग लाई और मुन्ना मुन्ना ना रहकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजीव हो गया और कौशल्या भी दूसरों के घरों में काम करते करते 70 वर्ष की बुढ़िया नजर आने लगी। डिग्री लेने के बाद ही राजीव को शहर में ही एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। आज दिवाली का दिन था और आज बरसों के बाद कौशल्या के घर में खुशियों ने दस्तक दी थी, क्योंकि आज उसका बेटा राजीव काफ़ी सालों के बाद घर आ रहा था। कौशल्या ने पूजा की थाली तैयार करके रख ली और बार बार दरवाजे पर खड़ी होकर देखे जा रही थी। जब हम किसी का इंतजार करते हैं तो समय भी पहाड़ जैसा हो जाता है, और यही हालत कौशल्या जी की भी थी। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई तो देखा एक डाकिया लिफाफा हाथ में लिए हुए था। कौशल्या जी की ओर बढ़ाते हुए वह बोला, आपकी चिट्ठी है यह। चिट्ठी देकर डाकिया चला गया। कौशल्या जी लिफाफा खोलकर पढ़ने लगीं। उसमें लिखा था, सॉरी माँ, मैं आज नहीं आ सका, लेकिन मैं बहुत जल्दी आऊँगा और साथ में आपकी बहू रानी को लेकर आऊँगा। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उसके बॉस की बेटी से मेरी शादी होने वाली है बहुत जल्दी, इसलिए मैं तुम्हारी होने वाली बहू को साथ लेकर आऊँगा तुमसे मिलाने के लिए। कब आऊँगा यह पत्र द्वारा सूचित कर दूँगा। तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारा प्यारा बेटा राजीव। पूरा पत्र पढ़ने के बाद कौशल्या की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। फिर भी उसे तसल्ली थी कि चलो बेटा, बहू लेकर कुछ दिनों में आ ही जाएगा। उधर राजीव ने अपनी होने वाली पत्नी से अपनी माँ के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि अब उसे अपनी माँ को साथ रखने में शर्म आ रही थी। इसलिए उसने प्रिया से कहा कि वह इस दुनिया में अकेला है, यानी कि अनाथ है।
प्रिया ने भी आगे कुछ नहीं पूछा। प्रिया और राजीव की शादी धूमधाम से हो गई। शादी होने के बाद राजीव वही शहर में सेटल हो गया। प्रिया के पापा का बिजनेस संभालने लगा। माँ को तो उसने अपनी यादों से ही निकाल दिया। धीरे धीरे समय बीतने के साथ कौशल्या को भी यह आत्मबोध हो गया और उन्हें लगा कि सब कुछ व्यर्थ है। अब मैंने अपने सारे फर्ज पूरे किए, मुझे चलना चाहिए। इन बातों को 6 साल बीत गए, मगर कोई यह नहीं जान पाया कि कौशल्या अपना घर छोड़कर कहाँ चली गई। उधर राजीव की शादी को 6 साल हो गए थे, पर अभी भी वह संतान सुख से वंचित थे। डॉक्टर ने भी उसकी पत्नी प्रिया को बांझ साबित कर दिया था, लेकिन फिर भी प्रिया ईश्वर से आस लगाए रोज मंदिर जाती थी कि कभी न कभी तो ईश्वर सुनेगा ही। तभी उसे एक दिन मंदिर में पता चला कि बनारस में एक साध्वी जी का आश्रम है, जिनका आशीर्वाद ही चमत्कार है। अगर तुम दोनों पति पत्नी उनके दर्शन करके आशीर्वाद ले तो तुम्हें बहुत जल्द ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। घर आकर प्रिया ने इस बारे में राजीव से बात की। राजीव ने पहले तो साफ साफ इनकार कर दिया, पर पत्नी के बार बार जिद करने पर राजीव बनारस जाने के लिए तैयार हो गया। 2 दिन बाद ही राजीव और प्रिया बनारस में साध्वी जी के आश्रम में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सेवक से प्रार्थना की कि उन्हें साध्वी जी से मिलना है। सेवक ने कहा, अभी साध्वी जी अपने कक्ष में ईश्वर की आराधना कर रही हैं, आप वहां चले जाइए। राजीव को अभी भी यहाँ आना अपना समय बर्बाद करना लग रहा था, लेकिन प्रिया ने इंतजार करना उचित समझा और वह राजीव को लेकर सीधा साध्वी जी के कक्ष में पहुंच गई, जहां साध्वी जी दरवाजे की ओर पीठ फेरे ध्यान में बैठी थीं। राजीव और प्रिया वहां कक्ष में एक तरफ बिछे कालीन पर बैठ गए। तभी आंखों में आंसू लिए वह बोली, माई, हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं, मगर अभी भी हम संतान सुख से वंचित हैं। दुनिया मुझे बांझ कहती है। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। आप हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारी झोली भी संतान के सुख से भर जाए। क्या करोगी बेटी संतान प्राप्ति का वरदान लेकर? यह संतान बहुत निर्मोही और स्वार्थी होती है। साध्वी जी का दुख भरा स्वर उभरा। एक जानी पहचानी सी आवाज सुनकर राजीव पहले तो चौंका, फिर उसने अनदेखा कर दिया। ऐसा मत कहो माई, बड़ी आस लेकर आपके पास आई हूँ, प्रिया रोते हुए बोली। पति के पापों का कुछ तो प्रायश्चित करना ही होगा पुत्री, तुम संतान का मुख नहीं देख पाओगी। साध्वी जी की आवाज में गहरा दुख दबा हुआ था। ऐसी बद्दुआ मत दो माई, मेरे पति निष्पाप हैं, उन्होंने तो कभी कोई पाप किया ही नहीं। तभी साध्वी जी ने अपना चेहरा घुमाया और ठीक राजीव और प्रिया के सामने मुंह करके बैठ गईं। उनके चेहरे पर नजर पड़ते ही राजीव के मुंह से यकायक निकला, माँ तुम? माँ, यह क्या कह रहे हो राजीव जी? आपने तो कहा था कि आप अनाथ हैं, आपका इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है, फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? प्रिया ने जैसे ही यह शब्द कहे, राजीव ने अपनी नज़रें झुका लीं। उसके पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी कौशल्या जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम माँ के चेहरे को भले ही भूल जाओ, मगर माँ अपने बच्चों की आहट भी पहचानती है। मैंने घरों में नौकरानी का काम करके तुम्हें शहर में रहकर अच्छे से अच्छी शिक्षा देने का अवसर दिया, मगर अफसोस तुम संस्कारों को याद नहीं रख सके। मैंने बिना पिता के तुम्हें पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अपने सारे फर्ज पूरे किए, मगर तुम अपने सारे फर्ज भूल गए। छी, मुझे शर्म आती है आपको अपना पति कहते हुए। आपने शहर की चकाचौंध में अपनी माँ को ही भुला दिया। यदि मुझे पता होता कि आप ऐसे स्वार्थी इंसान हैं तो मैं आपसे कभी शादी नहीं करती। आज मुझे लग रहा है कि आपसे शादी करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। प्रिया रोते हुए बोली, अब हमारे सत्संग का समय हो रहा है, तुम दोनों जा सकते हो। कौशल्या जी खड़े होते हुए बोली, माँ, मुझे बांझ होने की बद्दुआ से तो मुक्ति देती जाओ। प्रिया कौशल्या जी के पैर पकड़ते हुए बोली, पुत्री, मैं खुद नहीं जानती कि मेरे मुख से यह शब्द कैसे और क्यों निकले, मगर शायद यही ईश्वर का न्याय हो। फिर भी तुम अपने मन में धैर्य धारण करके उसी ईश्वर की कृपा की प्रतीक्षा करो जिसने तुम्हें यह बद्दुआ दी है। एक दिन वह ईश्वर तुम्हारी जरूर सुनेगा। कौशल्या जी इतना कहकर कक्ष से बाहर निकल गईं और अपने पीछे छोड़ गईं बिलखती हुई प्रिया को और पश्चाताप के आंखों में आंसू लिए हुए राजीव को। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।